अब यार हिस्टोग्राम पे आ जाओ। हिस्टोग्राम में हम लोग काफी डिटेल में बात करेंगे। हिस्टोग्राम में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है हिस्टोग्राम में ना। असल में देखो, तीन टाइप के आपके हिस्टोग्राम्स होते हैं। पहला टाइप का हिस्टोग्राम जो है वो आपका है जिसमें आपकी सिंगल वैल्यू की टेबल होती है, यानी कि सिंगल वैल्यू टेबल होगी, उसके हिसाब से हमने हिस्टोग्राम बनाना होगा। फिर सेकंड टाइप का जो हिस्टोग्राम होता है आपका, उसमें आपकी रेंज टेबल होती है, लेकिन रेंज टेबल में आपकी क्लास विड्थ डिफरेंट होती है। ठीक है। और इसी तरह रेंज टेबल में हो सकता है कि क्लास विड्थ डिफरेंट हो, या तो क्लास विड्थ सेम होगी या क्लास विड्थ आपकी डिफरेंट होगी। तो ये तीन तरह के हिस्टोग्राम्स हैं। हिस्टोग्राम इन तीनों में से किसी भी टाइप का हो, हमारा एक यूनिवर्सल रूल है हिस्टोग्राम का। और वो यूनिवर्सल रूल क्या है कि आपकी जो बार्स के बीच में स्पेसिंग है वो नहीं होनी चाहिए। जैसा भी हमने बार चार्ट किया ना, उसमें आपके बार्स के बीच में स्पेसिंग थी, लेकिन हिस्टोग्राम में आपकी बार के बीच में स्पेसिंग नहीं होती है। स्पेसिंग आपकी बार से पीछे हो सकती है, यानी आपका जहां पे भी हिस्टोग्राम स्टार्ट हो रहा है उसके पहले बार से पीछे स्पेसिंग हो सकती है, और आपके हिस्टोग्राम के आखिरी बार के बाद में स्पेसिंग हो सकती है, लेकिन बार्स के बीच में स्पेसिंग नहीं हो सकती है। ये ख्याल रखना है, भले कोई भी हिस्टोग्राम बना रहे हो, स्पेसिंग का ख्याल रखना है लाजमी। ठीक है। अब चलो सबसे पहली चीज, अगर हम लोग के पास सिंगल वैल्यू टेबल है तो हमने किन चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज, जो आपका बार है ना, वो एग्जैक्टली exactly आपकी एक्स वैल्यू के बीच में होना चाहिए। ठीक है। जो आपका बार है वो आपकी एक्स की वैल्यू के एग्जैक्ट बीच में होना चाहिए। क्या मतलब है इसका, जरा बात करते हैं इसका। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सम चिल्ड्रन वर आस्क्ड अबाउट हाउ मेनी टेलीविजन प्रोग्राम्स दे हैव वॉच्ड, द टेबल शोज द रिजल्ट्स। एक इंटरव्यू किया गया है जिसमें बच्चों से ये पूछा है कि वो कितनी देर अपने, सॉरी, हाउ मेनी टेलीविजन प्रोग्राम्स, अच्छा, कितने टेलीविजन प्रोग्राम्स वो देख रहे हैं। तो सात बच्चे जो हैं वो एक भी प्रोग्राम नहीं देख रहा। तीन बच्चे जो हैं वो एक प्रोग्राम, एक बच्चा दो प्रोग्राम्स देख रहा है, और 10 बच्चे तीन प्रोग्राम्स देख रहे हैं। ठीक है। अब हमने इस इंफॉर्मेशन को हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करना है। अब ये हिस्टोग्राम बनाना है, तो यार सबसे पहली जो चीज यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है वो एक्स और एफ की वैल्यू। तो एक्स वाली वैल्यूज हमारी क्या होती हैं, जरा मुझे कोई बताना। क्या तरीका होता था हमारा कि हम फ्रीक्वेंसी और एक्स की वैल्यू में किस तरह से आइडेंटिफाई करते थे। तो यहाँ पे अगर तुम नोट करो, तो 0 1 3 असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ हुआ है ये। तो जो भी आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ हुआ होता है ना, ये हमेशा हमारी किसकी वैल्यू होती है, एक्स की। और दूसरी वाली वैल्यू हमेशा हमारी किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी की। अब फ्रीक्वेंसी में हमेशा मैंने एक बात की है कि फ्रीक्वेंसी हो या आपका, सॉरी, अभी चलो फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पे प्लॉट होती है। ठीक है। तो इसको इस तरह का ग्राफ बना देते हैं। ये हमारा इधर आ गया, फ्रीक्वेंसी आपकी 10 तक जा रही है। तो टू टू के पॉइंट्स लेते हैं। यहाँ पे 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। और एक्स की वैल्यू आपकी 3 तक ही है, तो हम इस पे थोड़ा सा डिस्टेंस देके काम कर सकते हैं। 1 2 एंड 3। अच्छा, अगर कोई साथ में कॉपी कर रहे हैं तो अभी कॉपी नहीं करना, क्योंकि मुझे इसमें कुछ चीज़ें समझानी है, और कॉपी करोगे तो गलत हो जाएगी अभी। ठीक है। ये अभी हमने ग्राफ बनाया। हमने ये देखा कि हमारी एक्स की वैल्यू 3 तक जा रही है। 0 1 2 3 बना लिया, जीरो हमेशा हमारा यहाँ पे होता है। और हमारी जो एफ की वैल्यू है वो 10 तक जा रही है, तो हमने दो दो के पॉइंट से इसको इधर बना दिया। अब यार देखो, हम मैंने अभी सबसे पहली बात क्या बोली थी कि आपका जो बार है वो एक्स के एग्जैक्ट बीच में होना चाहिए। तो अगर हम इधर ये बात करें, ये इस वाली कॉलम की, एक्स की वैल्यू जब 1 है तो वाई की वैल्यू 3 आ रही है। तो इसको जरा बनाते हैं। सबसे पहली कंडीशन हमारी, एक्स 1 और वाई की वैल्यू 3, समवेयर इधर आ रही हो इस तरीके से। ऐसा ही है। हमारी पहली कंडीशन पूरी हो गई। पहली कंडीशन क्या बोली मैंने, कि जो आपका बार है वो एग्जैक्ट मिड में होना चाहिए आपके नंबर के। हमारे एग्जैक्ट मिड में, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये 0 और 7 वाला, तो जीरो तो मेरा इधर होता है, जीरो मेरा इधर होता है। तो अगर ये वाला ग्राफ में कॉपी करूं फिर से, तो 0 और 7 का मतलब है ये यहाँ तक, इस तरीके से। ठीक है।
तो इधर से कुछ इस तरह का बन रहा होगा। अब यार एक और चीज यहाँ पे याद रखो कि ये जो आपका बार ग्राफ हो या आपका हिस्टोग्राम हो, इसमें जो आपके बार्स है ना, ये हमेशा आपके पॉजिटिव साइड पे होने चाहिए। यहाँ पे अगर तुम नोट करो तो ये बार जो है ना, ये हमारा नेगेटिव साइड पे चला गया, तो ये चीज गलत है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है ना, हम इनको एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर देते हैं। यानी 1 की जगह 0 आ जाएगा, 2 की जगह 1 आ जाएगा, 3 की जगह 2 आ जाएगा। तब जाके हमारा ये काम सही होगा। ये काम जब करना है जब आपका एक्स का कोई नंबर 0 की तरफ आ रहा हो। तो इसको जरा मिटाते हैं, हर पॉइंट को एक एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 0, 1, 2 एंड 3। अब अगर प्लॉट करने पे है, तो 0 पे 7 की वैल्यू है, तो 0 और 7 कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है। वेट, मुझे थोड़ा सा रीअलाइन करना है इनको, नहीं तो बार अनइवन बन रहा होगा। हम्म। तो 0 पे हमने 7 का बना लिया, 1 पे 3 का, तो 1 और 3 ये इधर बनेगा। 1 पे 3 का बना लिया। अच्छा यार अभी ना, असल में ग्राफ हम ये पहली दफ़ा बना रहे हैं तो अलाइनमेंट थोड़ी आउट है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना कि ये बार हमेशा आपके नंबर के उसमें होना चाहिए, एग्जैक्ट मिडल में होना चाहिए। इसी तरह फिर 2 पे कितना है, 2 पे आपका 1 है, तो 2 पे 1 जो है वो हमारा इधर बनेगा, सबसे छोटा, इस तरीके का। 2 को भी अरेंज कर लेते हैं, इसको एग्जैक्ट बीच में ले आते हैं। और फिर लास्ट में 3 पे जो है वो 10 का बन रहा है, तो 3 और 10 के लिए हम पूरा ऊपर चले जाएंगे इधर तक, और फिर इधर आ जाएंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह का काम हो रहा होगा। सबसे आसान ग्राफ है ये, इसमें कुछ भी नहीं होता। सिंपली जो एक्स की वैल्यूज हैं उस पे हम लोग वाई की वैल्यूज प्लॉट कर देते हैं। और एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये कि ये जो आपका बार है, ये आपका एग्जैक्ट मिडल में होना चाहिए इस नंबर के। फिर सेकंड चीज़ ये जो आपके बार हैं, ये हमेशा पॉजिटिव साइड पे होने चाहिए, नेगेटिव पे नहीं होने चाहिए। अगर नेगेटिव पे जा रहे हैं तो हम इन पॉइंट्स को एक एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर देते हैं। 1 की जगह 2 लिख, 1 की जगह 0 लिखेंगे, 2 की जगह 1 लिखेंगे, 3 की जगह 2 लिखेंगे, 4 की जगह 3 लिखेंगे, एक एक पॉइंट आगे आ जाएगा। ये काम जब सिर्फ होगा जब आपकी एक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही होगी। अगर यहाँ 0 ना होता तो फिर हम ये काम ना करते, 0 हमारा एज यूजल यहीं पे आ रहा होता। ठीक है। अच्छा, ये चीज थी। और फिर एक चीज का अगर तुम लोग एक और ख्याल रखो, तो यहाँ पे हमारे इन बार्स के बीच में कोई स्पेसिंग नहीं छोड़ी हुई है। स्पेसिंग जो है हमारे पहले बार से पहले और आखिरी बार के बाद में, ये चीज अलाउड होती है, जो कि हमारा यूनिवर्सल रूल है हिस्टोग्राम से रिलेटेड। लेकिन इनके बीच में स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें थी। अब देखो यहाँ पे हमने यही बात की है, इसको जरा रिवाइज करते हैं। सिंगल वैल्यू टेबल के कुछ रूल्स हैं, और उसमें सबसे पहला रूल ये है कि जो आपका बार है वो एग्जैक्ट बीच में होना चाहिए। फिर जो आपका बार है, बीच होने के साथ साथ आपकी पॉजिटिव साइड पे भी होना चाहिए एक्स एक्सिस की। फिर जो आपकी विड्थ है बार्स की, वो भी हमेशा सेम होनी चाहिए इसमें। इसमें अगर तुम नोट करो तो ये जितनी भी हैं, ये सारी इक्वली हैं। अभी हो सकता है थोड़ी अनइवन बन गई हो, क्योंकि मैंने आईपैड पे किया, स्केल नहीं है मेरे पास, तुम लोग स्केल से करोगे इसको, और वहाँ पे प्रॉपर एक आपको स्केल गिवन भी होगा ग्राफ पे। लेकिन अभी क्योंकि खुद से किया है तो थोड़ा सा हो सकता है कि आगे पीछे हो गया हो, लेकिन हमेशा जो आपकी विड्थ है ना, ये इक्वल होनी चाहिए। और फिर आखिरी चीज में, वाई एक्सिस पे हमेशा आपकी फ्रीक्वेंसी आ रही होती है, और एक्स एक्सिस पे हमेशा आपका डेटा प्लॉट हो रहा होता है। ठीक है, ये चीज हो गई है। आगे चलते हैं जरा। अब जरा ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है, सम चिल्ड्रन वर आस्क्ड अबाउट हाउ मेनी टेलीविजन प्रोग्राम दे हैव वॉच्ड, द टेबल शोज द रिजल्ट। सेम ही क्वेश्चन है, बस वैल्यूज डिफरेंट है। यहाँ पे भी बच्चों का इंटरव्यू किया गया है और उनसे पूछा गया है कि वो कितने टेलीविजन प्रोग्राम्स देख रहे हैं। तो 10 बच्चे जो हैं वो 21 प्रोग्राम्स देख रहे हैं, 20 बच्चे जो हैं वो 22 प्रोग्राम्स देख रहे हैं, एंड सो। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, जो कि आपकी एक ऑर्डर में लिखी हुई है। तो जो नंबर ऑफ प्रोग्राम्स वॉच्ड है, ये आपकी एक्स की वैल्यू है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है ये आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। अब चलो इसको जरा बनाने पे आते हैं। देखो सबसे पहली चीज, ये वाला क्वेश्चन करवाने का रीजन ये था कि अगर तुम नोट करो तो एक्स की वैल्यू जो है ना,
वो 21 से शुरू हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस बनाने पे हूँ इस तरीके से, तो अब ये नहीं है कि मैं एक्स एक्सिस यहाँ पे 0 से शुरू करूँ, फिर 1 लिखूँ, फिर 2 लिखूँ, फिर 3 लिखूँ, एंड सो ऑन, मैं जाके 21 पे हूँ और फिर आगे मेरे ग्राफ प्लॉट हो। ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा कभी केस हो जिसमें आपकी एक्स की वैल्यू 0 से बहुत ज्यादा आगे हो, हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली वैसे ही ग्राफ बनाएंगे। ये हमारी वाई की वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है, और इधर हमारी एक्स की वैल्यूज आएंगी। इस एक्स की वैल्यू में हम क्या करेंगे, ये जो आपका ग्राफ है ना, इधर छोटा सा इसको मिटाना, जहाँ पे ये आपका स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से थोड़ा सा मिटाओगे और एक इस तरह की लाइन बन जाएगी। इसका ये मतलब होता है कि आपका जीरो और जो आपका नंबर ग्राफ में गिवन है, वो सारे नंबर्स इधर इंक्लूड हो गए। अब यहाँ से हम डायरेक्ट 21 से शुरू करेंगे, तो यहाँ पे आपका आएगा 21। ठीक है, फिर अच्छा, इसको ना मैं कोशिश करता हूँ एक्यूरेट बनाने की, ताकि कोई गलती की वो ना हो। 21, 22, 23, 24 एंड 25। अब इक्वल स्पेसिंग के साथ ग्राफ बना है। चलो इसको बनाते हैं। तो 21 तो हो, एक मिनट, पहले आपका 21 है, फिर 22, फिर 23, फिर 24 और फिर 25। एक्स की वैल्यूज 25 तक ही थी, 24 तक थी, चलो हमने एक पॉइंट एक्स्ट्रा बना दिया, कोई मसला नहीं। और वाई की वैल्यूज 10 से लेके 40 तक है, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये 10 आ जाएगा, ये 20, ये 30 और ये 40। बस अब नॉर्मली जो हमने पीछे काम किया वही काम है। यार एक्स की वैल्यू जब 21 है तो वाई की वैल्यू 10 है, तो 21 और 10, 21 और 10 इधर बन रहा हो इस तरीके से। ठीक है, हमारा ये देखो एग्जैक्ट बीच में नंबर इस बार के। फिर 22 पे एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 20 है। इस पूरी चीज को एग्जैक्ट कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट। 20 थी ना, इधर बनना होगा। अच्छा, ये ग्राफ छोटा हो रहा है, मुझे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक मिनट रुको यार, ये बड़ा मसला होता है आईपैड में, कोई भी ग्राफ के चैप्टर होते हैं ना, पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें। एक मिनट रुको। मेरे ख्याल से अब इक्वल आना चाहिए। डुप्लीकेट, हाँ अब इक्वल आ रहा है। तो 22 पे वाई की वैल्यू 20 थी, यानी कुछ इधर आ रहा होगा। फिर 23 पे वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू 30 है, वो इधर आ रहा होगा। और फिर 24 पे वाई की वैल्यू 40 है, यानी वो कुछ इधर आ रहा होगा। अब इन सबको एक लाइन की तरफ कर देते हैं। तो ये हो, एक मिनट, ये आपका इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और ये आपका इधर आ गया। यार यहाँ पे थोड़ा सा बस वो देख लेना कि स्पेसिंग हमारी गलत है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो। तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो इस तरीके का कुछ बनेगा। जिगजैग लाइन बनाना जरूरी है या फिर ऐसे भी कर सकते हैं? यार जिगजैग लाइन बना लो तो बेहतर है, ना भी करो तो मार्क्स कटते नहीं है, लेकिन बना लो बेहतर है, क्योंकि रिकमेंडेड तरीका है एग्जामिनर की तरफ से। ठीक है, तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। तो अभी हमने दो तरह के हिस्टोग्राम्स देखे हैं, और हिस्टोग्राम्स में हमने सबसे पहले ये देखा कि अगर आपका हिस्टोग्राम 0 से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, सिंगल वैल्यू टेबल थी, सिंगल वैल्यू टेबल में सबसे पहला जो हमने टाइप देखा वो ये कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 0 से स्टार्ट होने का ये मतलब है कि जब हम उसका एक बार बनाएंगे ना, तो वो बेसिकली नेगेटिव पे जा रहा होगा। तो ऐसा हमें अलाउ नहीं होता, क्योंकि हमारी जो भी बार्स है ना, वो सारे पॉजिटिव साइड पे होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट सबको आगे आगे शिफ्ट कर देते हैं। तो 1 की जगह 0 आ जाता है, की जगह 1 आ जाता है, एंड सो ऑन, इस तरीके से काम करके हम एक ग्राफ बना देते हैं। फिर दूसरी चीज का जो ख्याल रखना होता है वो ये कि जो लिखा हुआ है एक्स पे, ये एग्जैक्ट मिडल में होना चाहिए बार के, और जो आपकी बार की विड्थ है वो हर बार के लिए सेम होनी चाहिए। और फिर हमने दूसरे टाइप का हिस्टोग्राम देखा, जिसमें आपका क्या था, जिसमें आपका नंबर 0 से बहुत ज्यादा आगे था, 21 से शुरू हो रहा था। तो हमने क्या किया कि हम छोटा सा इस तरह की एक जिगजैग सी लाइन बना देते हैं। ये जिगजैग लाइन हमारी ये रिप्रेजेंट करती है
कि 0 से लेके 21 के जितने भी नंबर्स हैं ना, वो इधर आ गए, और फिर हम डायरेक्ट अपना जो ग्राफ है वो 21 से शुरू कर लें। और लास्ट चीज ये कि इन चार्ट्स के बीच में आपका स्पेस नहीं खाली छोड़ा होना चाहिए, ये अलाउड नहीं होता हिस्टोग्राम में। आप बार के आखिरी बार के बाद में छोड़ सकते हो, पहले बार से पीछे छोड़ सकते हो, लेकिन इनके बीच में नहीं छोड़ सकते। तो ये चीज थी। ये सबसे आसान तरीन हिस्टोग्राम था जो कि तुम लोग फेस कर सकते हो, जो कि पास पेपर में बहुत कम मिलेगा तुम लोग। मिल भी गया तो समझो लग पे मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब जरा अगले हिस्टोग्राम पे चलते हैं। और अगला हिस्टोग्राम है हमारा रेंज टेबल का। अब यार रेंज टेबल के ना दो टाइप के हिस्टोग्राम्स हैं। एक टाइप का हिस्टोग्राम होता है जब आपकी क्लास विड्थ इक्वल होती है, और एक टाइप का हिस्टोग्राम बनता है जब आपकी क्लास विड्थ डिफरेंट होती है। अगर तो देखो क्लास विड्थ सेम है ना, तो ये आपका दूसरा हिस्टोग्राम है जो का बड़े बड़ा बड़ा इजी हो जाएगा। क्या होता है यार, हमने यहाँ पे एक चीज का वही ख्याल रखना है, वो ये कि अगर तो आपकी क्लास विड्थ सेम है, ठीक है, क्लास विड्थ अगर आपकी सेम है, तो विड्थ आपकी हर हिस्टोग्राम की सेम होगी, जैसे कि आपकी सिंगल वैल्यू ग्राफ में होती थी। और फिर वही चीज है, आपके वाई एक्सेस पे फ्रीक्वेंसी प्लॉट होगी, एक्स एक्सेस पे आपका डेटा प्लॉट होगा। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, और फिर जाके तुम लोग को ये थोड़ा ज्यादा अच्छा समझ आएगा। यहाँ पे अगर तुम क्वेश्चन देखो, तो रेंज टेबल, ठीक है, रेंज टेबल कभी भी गिवन हो ना, और हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना, तुम लोग एक नया कॉलम बनाओगे क्लास विड्थ का। क्लास विड्थ क्या होती है यार, इस स्पेसिफिक टेबल में हाईएस्ट वैल्यू को माइनस कर दोगे लोएस्ट वैल्यू से। 10 - 0, 10 - 0 कितना होता है? 10। 20 - 10 कितना होता है? 10। 30 - 20 कितना होता है? 10। और 40 - 30 कितना होता है? 10। सबके आंसर 10 10 10 10 आ रहे हैं। इसका भी 10 था, इसका भी 10 था, इसका भी 10 था, इसका भी 10 था। तो ये आपका बड़ा इजी सा काम है। और इस चीज को हम क्या कहते हैं? इस चीज को हम हिस्टोग्राम ही कहते हैं। ठीक है, ये आपका बहुत इजी हिस्टोग्राम है। अब ये हिस्टोग्राम प्लॉट करने के लिए देखो करना क्या है। एक आपके पास टेबल बनी हुई होगी कुछ इस तरह की, ठीक है, मैंने पहले से बना ली थी ताकि टाइम बचे यहाँ पे हमारा। तो देखो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, 0 से 10 तक बनाने। 0 से 10 की आपने वैल्यू प्लॉट की हुई है, ये रही। और इस पे y की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो हमने सिंपली इस तरह का ग्राफ बना देना है, और वो कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। 0 से 10 कवर कर लिए, ये आपका 4 भी कवर हो गया। एक मिनट में इसको साफ सुथरा बना लूँ, कुछ इस तरीके का बनता हो। सिंपली 0 से 10 का बना दिया। फिर अगली रेंज क्या है? 10 से 20, और इस पे 12 की फ्रीक्वेंसी है। तो 10 से 20, 12 की फ्रीक्वेंसी, ये बन गया। फिर आगे क्या है? 20 से 30, और फ्रीक्वेंसी 14 है। 20 से 30 फ्रीक्वेंसी 14। और फिर लास्ट में 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी 22 है, यानी सबसे टॉप पे जा रहा होगा। 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी 22 है। ये चीज थी। ये यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। सिंपली जो उसने हमें रेंज दी हुई होगी, उस रेंज से शुरू करेंगे, जो रेंज उसकी खत्म हो रही होगी उस रेंज पे खत्म करेंगे, और जो फ्रीक्वेंसी दी होगी वहां तक हम अपने उसकी हाइट को एक्सटेंड कर दिया करेंगे। ये पिछले वाले ग्राफ से भी ज्यादा इजी है। सिंगल वैल्यू टेबल में तो हम दो तरह के केसेस देखते थे ना। पहला केस क्या होता था? पहला केस होता था कि आपका 0 से हो सकता है शुरू हो रहा हो, तो फिर हम क्या करते हैं, एक एक पॉइंट आगे कर देते हैं। या फिर दूसरा केस क्या होता था? दूसरा केस ये होता था कि 0 से आपका नंबर बहुत ज्यादा आगे है, जैसे यहाँ पे 21 था, तो क्या करते हैं, ये जिगजैग बना देते हैं। इसमें क्या है? इसमें यार सिंपली प्लॉट कर देना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। अच्छा, कभी कभी इसमें होता है कि ये भी 0 से स्टार्ट नहीं होगा, तो इस पे भी वही काम कर देना कि जिगजैग लाइन बना के अपना वो कर देना काम। तो ये चीज थी। अब अगर तुम सेकंड क्वेश्चन देखो, तो हमारे पास रेंज है, और हमें इसका क्या बनाना है, हमें इसका क्या कहते हैं, एक हिस्टोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हिस्टोग्राम कभी भी बनाना हो रेंज टेबल में, हम एक नया कॉलम बनाते हैं क्लास विड्थ का। तो क्लास विड्थ 60 - 30, 60 - 30 कितना होता है? 60 - 30 आपका 30 होता है। फिर 80 - 60, ये कितना होता है? 80 - 60 ये आपका 20 होता है। और फिर लास्ट में 90 - 80, ये आपका कितना होता है? 90 - 80 ये आपका 10 होता है। यार अगर तुम यहाँ पे नोट करो,
तो तीनों क्लास में डिफरेंट आ रही है, 30 भी है, 20 भी है, 10 भी है, सेम नहीं है ना। अब यहाँ पे हम हिस्टोग्राम नहीं बनाते, बनाते हिस्टोग्राम ही है, लेकिन उसका नाम पता है क्या होता है? उसका नाम होता है फ्रीक्वेंसी, एक मिनट, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ग्राफ। यानी अब जहां पे भी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ग्राफ आ जाए ना, तो समझो तुम्हारे साथ लंबी होने वाली है। और लंबी क्या है? तुम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालोगे। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है, उसके लिए जरा पीछे चलते हैं। ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कब बनेगी? जब आपकी क्लास में डिफरेंट आ रही होगी। अच्छा, भले एक की भी डिफरेंट आ रही होगी ना, तो भी हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी करेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ तो तीनों भी डिफरेंट थी ना, तो हमने निकाली है, ऐसा नहीं है। एक की भी डिफरेंट आएगी तो भी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का ग्राफ बनेगा। और इसमें क्या करते हैं? इसमें हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। क्लास विड्थ क्या है? क्लास विड्थ अभी हमने देखी, ये लिखी हुई है यहाँ पे। क्लास विड्थ इसकी 30 है, इसकी 20 है, इसकी 10 है। और फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी ये वाली होती है, फ्रीक्वेंसी इसकी 60 है, इसकी 20 है, इसकी 80 है। तो अगर फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दें यहाँ पे क्लास विड्थ से, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यहाँ पे अगर निकाल लें हम, तो इसकी पहले की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी आएगी? 60 डिवाइडेड बाय 30, ये 2 होता है। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 20 डिवाइडेड बाय 20, ये 1 होगा। और लास्ट में आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 80 डिवाइडेड बाय 10, ये आपका 8 होगा। ये सबसे पहला काम करते हैं। देखो, कभी भी रेंज टेबल है, हिस्टोग्राम बनाना हो, क्या करोगे? सबसे पहले तो क्लास फिट देखो। क्लास फिट तो अगर सबकी सेम आ रही है तो बहुत इजी ग्राफ है आपका, बहुत इजीली आपका हिस्टोग्राम बन जाएगा। अगर क्लास फिट एक की भी डिफरेंट आ रही है, तो अब आप बनाओगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का ग्राफ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ। तो ये 60 डिवाइड बाय 30 करके आंसर आया 2। इधर 20 डिवाइड बाय 20 करके आंसर आया 1। इधर 80 डिवाइड बाय 10 करके आंसर आया 8। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाली। अब कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है इसमें। वो ये कि यार, इस फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ग्राफ में ना, आपकी विड्थ डिफरेंट होंगी बार्स की। जैसे अभी हमने दो तरह के हिस्टोग्राम और बार चार्ट किया ना, बार चार्ट में भी आपकी विड्थ बराबर होती थी, हिस्टोग्राम में सिंगल वैल्यू टेबल में उसकी विड्थ बराबर होती थी। और हिस्टोग्राम में अगर आपकी क्लास विड्थ सेम हो, तो भी आपकी विड्थ बराबर होती थी। लेकिन फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के ग्राफ में, अगर तो आपकी हो सकता है चार विड्थ बराबर आ रही हो, लेकिन पांचवी लाजमी फिर डिफरेंट आ रही होगी। ठीक है, तो इसमें आपकी विड्थ डिफरेंट आएंगी। वाई एक्सिस पे अब फ्रीक्वेंसी की जगह फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्लॉट किया जाएगा, और एक्स एक्सिस पे वही हमेशा कितना डेटा प्लॉट किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अभी हम कर रहे थे। हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की वैल्यूज आई हुई है, 2, 1 एंड 8। ये 2, 1 और 8 जो है, ये आपका वाई एक्सिस पे प्लॉट किया जाएगा। और नंबर ऑफ कहाँ गया, ये वाली जो रेंज है, ये आपकी एक्स एक्सिस पे प्लॉट होगी। ठीक है, तो जरा यहाँ पे देखते हैं। ग्राफ तो मैंने पहले से बनाया हुआ ही है, इसको जरा सॉल्व करते हैं। चलो जी, यहाँ पे अगर तुम नोट करो तो हमारी जो रेंज थी ना, वो 30 से शुरू हो रही थी। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे जिगजैग बना दिए कि 0 से लेके 30 तक जितने भी नंबर्स हैं, वो इधर कवर हो गए। तो चलो जी, शुरू करते हैं। यार, 30 से 60 कितनी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है? 2। तो 30 ये रहा, 60 ये रहा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 2 का मतलब है ये कुछ इस तरह का बन रहा होगा, इस तरीके से। ठीक है, सिंपली क्या किया, 30 से 60 देखा, और उसका हमने 2 तक उसको प्लॉट कर दिया। फिर 60 से 80 की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है? 60 से 80 की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1 है, तो ये 60 है, ये 80 है। यहाँ पे हम इस तरह का एक ग्राफ बना लेते हैं, 60 से 80, और ये आपका एक और बन गया। और फिर लास्ट में हमारे पास 80 से 90 की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 8 है। तो 80 से 90 की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 8, ये कुछ इस तरीके का बन रहा हो। तो अब अगर तुम यहाँ नोट करो, जो हमारी विड्थ है ना, वो डिफरेंट आ रही है। इसकी विड्थ बिल्कुल अलग है, इसकी विड्थ बिल्कुल अलग है, इसकी विड्थ बिल्कुल अलग है। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सबकी विड्थ डिफरेंट आएंगी, चार पांच की सेम होंगी और छठी की डिफरेंट आएगी। एटलीस्ट एक विड्थ डिफरेंट आ रही होगी, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मर्जी है कि हो सकता है सारी डिफरेंट आ रही हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंट आ रही हो। तो ये चीज़ थी हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में। देखो, हिस्टोग्राम का सबसे मुश्किल काम यही होता है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। इसमें बच्चे यूजली फंसते हैं। और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बड़ा आसान सा काम है यार, कभी भी रेंज टेबल है और आपको हिस्टोग्राम बनाना हो,
सबसे पहले क्लास विड्थ निकाला करोगे। क्लास विड्थ निकाल ली। क्लास विड्थ कैसे निकालते हैं? क्लास विड्थ निकालते हैं इसकी सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू। तो वो हमारे पास क्लास विड्थ आ रही थी इसकी 30, इसकी आ रही थी 20, इसकी आ रही थी 10। जहां पे क्लास विड्थ डिफरेंट दिख गई, वहां पे हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का ग्राफ लाजमी बनाना है, यानी वाई एक्सिस पे। अब फ्रीक्वेंसी के बजाय फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्लॉट कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे 60, 20 और 80 प्लॉट नहीं किए। यहाँ पे देखो हमने क्या प्लॉट किया है, 1 से लेके 8 तक प्लॉट किया, यानी ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे हमेशा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्लॉट की जाती है, और एक्स एक्सिस पे हमेशा अपना डेटा प्लॉट किया जाता है। तो इस तरह से काम करोगे तो जो भी आपकी रेंज होगी उतनी आप वेट के हिसाब से बनाओगे, और जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ रही होगी वहां पे आप एक इस तरह का बार बना दोगे। तो ये चीज़ थी, ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट इस चीज़ के पीछे। बेसिक नहीं यानी पास पेपर के क्वेश्चन नहीं है ये। अब आगे जरा चलते हैं, ये सवाल जरा पढ़ो। आगे सवाल क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड बिटवीन 50 and 80 मार्क्स। अब यार देखो, यहाँ पे एक कभी भी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का ग्राफ प्लॉट कराएगा ना एग्जामिनर, तो उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे लाजमी पूछेगा, और वो पूछता है नंबर ऑफ आइटम्स का। यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स क्या है? नंबर ऑफ आइटम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। वो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप बता दो जिनके 50 से 80 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इसका तरीका क्या है? एक छोटा सा फॉर्मूला याद करोगे तुम लोग, और फॉर्मूला तो क्या है, बस कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपका एरिया अंडर द ग्राफ होगा ना, एरिया अंडर द ग्राफ होगा, वो आपकी नंबर ऑफ थिंग्स बता रहा हूँ। हमें क्या चाहिए? 50 और 80 के बीच में ना। जरा यहाँ पे आओ, मुझे बताओ कि 50 से 80, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको। हमें चाहिए 50 से ज्यादा, 80 से कम। तो यार अब यहाँ पे जरा देखो, गौर से सुनो। 50 से ज्यादा, 80 से कम, ये 50 है, ये 80 है। 50 से ज्यादा का मतलब है हमने इसके आगे रहना है, 80 से पीछे का मतलब है 80 से पीछे रहना। बिटवीन 50 एंड 80 का ये मतलब होता है ना, 50 से आगे, 80 से पीछे। तो हम क्या करते हैं, हम ना एक शेप में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। शेप क्या बनेगा यहाँ पे? शेप देखो, 50 से यहाँ का एक शेप है, 50 से 60 का, 60 से 80 का एक शेप है। ये चीज समझ आ रही है? देखो, 50 से ज्यादा, 80 से कम स्टूडेंट्स हमने बताने कितने हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि एरिया अंडर द ग्राफ जो होगा ना, वो हमें नंबर ऑफ आइटम्स बता देगा। तो नंबर ऑफ आइटम हम निकालने के लिए हमने क्या किया कि हमने 50 पे एक लाइन बनाई, 80 पे एक लाइन बनाई, और इसके बीच में जो भी आपका शेप बन रहा है, उसका हमने क्या करना है, उसका हमने एरिया निकालना है। तो यहाँ पे मैं जरा शेप्स को ये एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर रहा हूँ। एक शेप आपका इस तरीके का बन रहा है, ठीक है। एक शेप आपका इस तरीके का बन रहा है। अच्छा जरा देखो यहाँ पे, ये 50 से 60 है, और ये 60 से 80 है। 50, 60, 80। और फिर इनकी y की वैल्यूज अगर हम नोट करें, तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे y की वैल्यू 2 है। तो 1 और 2 आ रही है, 1 और 2। इसको मैं एग्जैक्ट आगे लेके जा रहा हूँ। शेप हमने रेप्लिकेट कर लिया, इस पूरी चीज को मैं एग्जैक्ट आगे लेके जा रहा हूँ। ये है हमारा 50 एंड 80 स्टूडेंट्स हैं। तो हमने क्या किया, 50 से ज्यादा और 80 से कम पूरा एक शेप निकाल के यहाँ पे लिख लिया। यार अब ये एक शेप रेक्टेंगल है, दूसरा शेप भी रेक्टेंगल है। तो अगर अब तुम नोट करो, तो यहाँ पे ये जो आपका रेक्टेंगल है, यहाँ से कितनी लेंथ होगी इसकी? 60 - 50। 60 - 50 की लेंथ कितनी बनेगी? 60 - 50 की लेंथ 10 बनेगी। ये लेंथ 10 है, ऐसे ही। और फिर ये वाली लेंथ कितनी है? ये लेंथ आपकी 2 है। एक 2, और नीचे 10। तो 10 × 2 एरिया निकालने के लिए क्या करोगे? 10 × 2 = 20। और फिर इसी तरह अगर दूसरे वाले रेक्टेंगल की बात करें, ठीक है, तो दूसरे वाले रेक्टेंगल की इसकी लेंथ कितनी है? 60 और 80 के बीच में कितना फर्क है? 20 का। तो यहाँ लिखोगे 20, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना फर्क है? एक नंबर का। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 1। तो इसका एरिया निकालोगे, 20 × 1, इसका आंसर आ जाएगा 20।
और इसका हमने आंसर कैसे निकाला था, 20 × 10 करके। तो असल में यहाँ पे भी हमारा आंसर 20 आ रहा है, यहाँ पे भी हमारा आंसर 20 आ रहा है। तो हम इसका आंसर लिख देंगे 20 + 20 = 40, ये इसका आंसर आ जाएगा। और एक चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना कि या तो यहाँ पे रेक्टेंगल बनेगा या यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता, ठीक है। मोस्टली केसेस में रेक्टेंगल बनेगा, लेकिन आइदर वेज यार एरिया निकालने का फॉर्मूला दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। आप रेक्टेंगल के एरिया कैसे निकाल दो, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। स्क्वायर का एरिया कैसे निकाल दो, एल स्क्वायर। यानी बेसिकली 90 डिग्री की नेबरिंग साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हो ना। यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो नेबरिंग साइड्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका काम करता है। ये 40 जो है ये हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो जिन्होंने 50 से लेके 80 मार्क्स के बीच में स्कोर किए। इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लेस देन 70 मार्क्स। अब हमें वो बच्चे चाहिए जिनके 70 से कम है, ठीक है। जरा पीछे हो, 70 ये रहा, ठीक है। 70 से पीछे रहना है। 70 से पीछे तो मतलब हम लोग बिल्कुल एक्सट्रीम एंड तक जाएंगे ना। तो 70 पे एक शेप बन रहा है, 70 से 60 पे एक शेप बन रहा है, और 60 से 30 पे एक शेप बन रहा है। देखो ये चीज समझ आ रही है, उसने बोला 70 से कम वाले बच्चे। तो कम का तो मतलब है कि आपके एज लो एज 0 भी आ सकते हैं। तो 70 से पीछे रहना है, तो 70 से पीछे कौन कौन से शेप बन रहे हैं, एक ये शेप बन रहा है और एक ये शेप बन रहा है। तो मैं इसका एक एग्जैक्ट रेप्लिका इधर बना रहा हूँ, इसको जरा देखते हैं। एक शेप आपका बड़ा सा है, एक शेप आपका स्क्वायर की तरह लग रहा है, ठीक है। तो इधर 70 वैल्यू थी, इधर 60 वैल्यू थी, इधर 30, और इधर 1 है, इधर 2 है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है, हमने एग्जैक्ट शेप बना लिया है, इसको जरा कॉपी कर लेते हैं। बट आगे आ जाओ। चलो जी, पहले इस बड़े वाले शेप की बात करते हैं। ये बड़े वाले शेप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 60 - 30। ये लेंथ आपकी हो जाएगी 30, ठीक है। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है, इधर 0 है, इधर 2 है, तो 2 - 0 = 2। तो यहाँ की लेंथ हो जाएगी 2। तो अगर एरिया निकालना है तो एरिया कैसे निकाला जाता है, 30 × 2। 30 × 2 का आंसर आ जाएगा 60। और अगर दूसरे शेप की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना फर्क है, 60 और 70 में 10 नंबर का। तो ये आपकी यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो 10 होगी। और ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ आपकी है 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 में एक नंबर का ही फर्क है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 × 1, इसका आंसर आ जाएगा 10। तो एक का एरिया आया 60, एक का एरिया आया 10। तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। तो 60 + 10 ये आपका बन जाएगा 70। 70 बच्चे वो हैं जिनके 70 से कम मार्क्स आए। तो ये यार छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है। कभी भी वो आपसे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का ग्राफ बनवाएगा तो उसके आगे वो नंबर ऑफ आइटम्स पूछ रहा होगा। नंबर ऑफ आइटम्स के लिए बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। जो भी उसने कंडीशन दी है उसके हिसाब से ये देख लो कि कौन कौन से शेप्स बन रहे हैं और उन शेप्स का एरिया निकाल दो। वो जो उनका एरिया आएगा ना वो बेसिकली नंबर ऑफ आइटम्स के बराबर होगा। इसके अभी हमने दो क्वेश्चन देख लिए, एक आखिरी क्वेश्चन देख लो और फिर ये वाला टॉपिक हमारा एंड हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 70 मार्क्स। अब हमें 70 से ज्यादा बच्चे चाहिए जिनके मार्क्स आए हैं 70 से ज्यादा। यहाँ पे आ जाओ, ये 70 है, हमें इसके आगे आगे रहना। तो यानी असल में एक शेप ये बनेगा, ठीक, एक शेप ये बनेगा और एक शेप ये बनेगा। दो शेप बन रहे हैं, इनको जरा एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर लेते हैं यहाँ पे। मैं अच्छा एग्जैक्ट तो रेप्लिकेट नहीं कर रहा, लेकिन बना रहा हूँ जिस तरह का ये दिख रहा है। और एक ये इतना बड़ा सा है, ठीक है। तो ये लेंथ है आपकी 70, ये है 80, ये है 90। इधर आपकी लेंथ थी 1, देखो ये 1 कैसे लाया हूँ मैं, ये 1 यहाँ से लाया हूँ। और ये कितनी वैल्यू है, ये 8 है। इधर आपकी आ जाएगी 8। इसको आगे कॉपी कर लेते हैं। चलो जी, ये इधर आ गया। दो शेप्स हैं, एक ये छोटा सा शेप है और एक ये टॉल स्ट्रक्चर का शेप है। तो अगर इस छोटे से शेप की बात करें तो इसका एरिया निकालते हैं। इसका एरिया निकालने के लिए यार देखो यहाँ पे हमारे पास इसकी लेंथ कितनी गिवन है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 70 और 80 के बीच में 10 का फर्क होता है। तो ये लेंथ 10 है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ में कितना फर्क है, 1 का।
तो ये 1 का फर्क है। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 × 1, इसका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 10। और अगर बड़े उसकी बात करें, यहाँ के इस वाले शेप की, तो 80 और 90 में कितना फर्क होता है, फिर से 10 नंबर का फर्क है, ऐसा ही है। तो यहाँ पे आएगा फिर से 10। और अच्छा, अब इसकी हाइट कैसे आएगी, ये वाली, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 0 है, तो 8 और 0 में कितना फर्क होता है, 8 नंबर का, तो इधर आ जाएगा 8। एरिया निकालो, 10 × 8, इसका आंसर आएगा 80। दोनों शेप्स का एरिया निकाल लिए, अब सिंपली इनको प्लस कर दोगे, 80 + 10, तो आंसर आ जाएगा 30। ये आपका आंसर आ गया, 10 + 80। 90 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके आपके 70 से ज्यादा मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो ये चीज थी यार, यहाँ पे ये हमारा हिस्टोग्राम का टॉपिक एंड हो गया है। इसके अलावा इसमें सच कोई भी क्वेश्चन नहीं आते। अब जरा रिवाइज करो, हमने क्या क्या चीजें पढ़ा। हमने सबसे पहले आज शुरू किया बार चार्ट्स, ठीक है। उसके बाद हमने किए हिस्टोग्राम्स। हिस्टोग्राम्स में हमने 3 तरह के हिस्टोग्राम्स देखे। पहला हिस्टोग्राम था सिंगल वैल्यू टेबल, वो बड़ा आसान सा होता था, ठीक है, जिसमें आपकी या तो वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही होगी या 0 से बहुत दूर स्टार्ट हो रही होगी, वो दोनों केसेस हमने देख लिए। फिर दूसरा हिस्टोग्राम आपका होता था जिसमें आपकी रेंज टेबल होती थी। अब रेंज टेबल में या तो क्लास विड्थ सेम होती थी या क्लास विड्थ डिफरेंट होती थी। क्लास विड्थ अगर सेम होती थी तो कोई मसला नहीं होता था, हम सीधा सीधा प्लॉट कर देते, बहुत ईजी होता है वो। अगर क्लास विड्थ डिफरेंट होती थी तो हमारा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का ग्राफ बनाया जाता था, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकाल देते, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। भले बार चार्ट हो भले हिस्टोग्राम, उसमें हमेशा वाई पे आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू प्लॉट हो रही होती है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का ग्राफ हो ना, तो फिर वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्लॉट होती है। और फिर भले आपका हिस्टोग्राम हो भले आपका बार चार्ट हो, हमेशा एक्स एक्सिस पे आपका डेटा ही आ रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज थी। और बार चार्ट और हिस्टोग्राम मोर और लेस सिमिलर ही हैं, इनके कुछ की डिफरेंसेस हैं जिनको भी हम जरा रिवाइज कर लेते हैं। यार सबसे पहले जो गैप्स की बात है, बार्स के बीच में गैप्स जो होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ बार चार्ट में होता है और हिस्टोग्राम में नहीं होते। ये मेन डिफरेंस है जो कि इन दोनों को अलग करता है। ठीक है, फिर जो विड्थ है बार्स की, वो बार चार्ट में हमेशा सेम होगी, लेकिन हिस्टोग्राम में डिपेंड कर रही होगी। डिपेंड किस पे कर रही होगी, रेंज पे। रेंज की अगर तो क्लास विड्थ आपकी डिफरेंट है ना, तो फिर आपकी विड्थ डिफरेंट होगी। अगर रेंज में आपकी क्लास विड्थ सेम है, तो भले कोई भी हिस्टोग्राम उठा लो, सबकी विड्थ सेम होती है। और वाई एक्सिस पे, यानी जो वर्टिकल एक्सिस होता है आपका, उसमें बार चार्ट पे हमेशा फ्रीक्वेंसी प्लॉट की जाती है, लेकिन हिस्टोग्राम पे डिपेंड करता है। और अगेन वही बात ही, किस पे डिपेंड करता है यार, रेंज पे डिपेंड करता है। रेंज अगर डिफरेंट आ रही होगी तो जाहिर सी बात है वाई एक्सिस पे आपका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्लॉट हो रहा होता है। तो ये चीज थी। ये यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा टॉपिक एंड हो गया।